हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ आफ्टर कॉलेज। हमारी जो लास्ट की 2 वीडियोस थी उसमें हमने राइट टू इक्वालिटी को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था। आज से हम हमारी सेकंड राइट विच इज़ राइट टू फ्रीडम को स्टार्ट करने वाले हैं। राइट टू फ्रीडम आपका आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक स्ट्रेच होता है। आज हम कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे आर्टिकल 19 के बारे। जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस आर्टिकल से बन सकते हैं, उन सब के बारे हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 ये कहता है कि वो हमें 6 टाइप्स की फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 19 कौन कौन सी वो 6 तरह की राइट्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहली और सबसे फेमस और सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है आपकी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जिसके अंदर हमें मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कहीं ना कहीं यही जो आपकी राइट है इससे बहुत सारी अलग अलग राइट्स निकल के आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो कहीं पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम मानते हैं कि वो इम्प्लिसिट है इसी क्लॉज के अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के। उसके बाद हमारी सेकेंड राइट है कि अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो स्पीच का मतलब होता है कि आपके पास राइट है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप अपने थॉट्स को अलग अलग प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी रोक नहीं लगाएगा। इसी के अंदर आ जाता है आपका फ्रीडम टू स्टे साइलेंस, ये भी एक तरह से एक एक्सप्रेशन है। आगे जब हम इसी वीडियो में आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि फ्रीडम टू स्टे साइलेंट पे भी एक हमारे पास लैंडमार्क केस है, उसे हम आगे जाके डील करेंगे। उसके बाद आपकी सेकेंड राइट आ जाती है जो कि आपके क्लॉज बी के अंदर आती है, विच इज़ फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। यानी कि आप पीसफुली कहीं पे असेंबल कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे आप आर्म्स का यूज़ नहीं कर सकते। इसी राइट के अंदर आपकी आ जाती है फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। जो आपके पास फ्रीडम टू प्रोटेस्ट है वो आ जाता है आपके पास क्लॉज बी के अंदर, लेकिन आपको प्रोटेस्ट कैसा करना है, आपको प्रोटेस्ट करना है जो कि एक डेमोक्रेटिक मैनर में होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि इनकन्वीनियंस क्रिएट करे जनरल पब्लिक को या फिर गवर्नमेंट को। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बारे में भी हम एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस है जो आगे जाके डील करेंगे। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, जिसके अंदर हमारे पास राइट आ जाती है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो आप क्या फॉर्म कर सकते हैं, आप ग्रुप ऑफ पीपल है, आप ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ जा कर के एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। पहले ये वाला टर्म नहीं था इस क्लॉज में, लेकिन बाद में हमारे पास अमेंडमेंट की गई। आगे देखते हैं कौन सी अमेंडमेंट है, उससे ये टर्म को ऐड किया गया। क्लॉज डी बोलता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते हैं। जितनी भी हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया है वहाँ पे आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। देयर इज़ नो अथॉरिटी दैट कैन रिस्ट्रिक्ट यू टू मूव फ्रीली। देन क्लॉज ई के अंदर हमारे पास आ जाता है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आज आप मान लीजिए आप महाराष्ट्र में रहते हैं, कल आपका मन करे कि नहीं मुझे तो जाकर के वेस्ट बंगाल में रहना है, तो आपके पास इसकी पूरी राइट है कि आप कहीं पर भी जाकर के सेटल हो सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं। एंड उसके बाद क्लॉज जी जो बोलता है वो ये है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। जो भी आपका मन करे वो प्रोफेशन या ट्रेड में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं या उसे आप कैरी आउट कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि हमने ए से लेकर के जी तक जो राइट्स देखी उसके अंदर एक राइट मिसिंग है जो कि है राइट एफ। क्लॉज एफ यहाँ पे नहीं। तो क्लॉज एफ के पीछे ये कहानी है कि क्लॉज एफ हमारा हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये अमेंडमेंट 1978 के अंदर की गई थी और यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी जो एक हमको क्लॉज एफ था वो बात करता था राइट टू प्रॉपर्टी की, और वहाँ पे हमें राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट दी गई थी। और वहीं पे आर्टिकल 31 भी था जो इसी चीज़ की बात करता था। इन दोनों आर्टिकल्स को यहाँ से हटा दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी अब एक लीगल राइट है आपके पास, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है आपके पास। ऑल राइट, अब समझने वाली बात यह है कि हमने 6 फ्रीडम्स देखा, लेकिन इन 6 फ्रीडम्स को क्या आप एब्सोल्यूट कह सकते हैं कि मुझे कोई भी बिजनेस चालू करना है मैं तो कर सकता हूँ, मुझे कहीं पे भी रहना है मैं रह सकता हूँ, मुझे कुछ भी बोलना है मैं बोल सकता हूँ? क्या अगर आपको इतनी सारी फ्रीडम्स बिल्कुल ही अनरिस्ट्रिक्टेड वे में दे दी जाएगी तो
आप ये मान के चलिए कि हमारा जो सोसाइटी है जिसके अंदर हम पीसफुली रहते हैं वो एक केओटिक सोसाइटी बन जाएगी। वो इसलिए होगा क्योंकि हर इंसान को अनरिस्ट्रिक्टेड राइट है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में वो कोई इंसान अगर चाहे कि मैं अब आपको मैं कुछ भी आपके बारे बोल सकता हूँ, मैं आपको डिफेम भी कर सकता हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा, तो ये बात कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। इसीलिए हमारी जो फ्रीडम्स है जो आर्टिकल 19 में दी गई है वो एब्सोल्यूट नहीं है। हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है जो उन फ्रीडम्स के ऊपर लगे हुए हैं, और वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी सोसाइटी पीसफुल और ऑर्डरली मैनर में चल सके। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 है उसमें ए से लेकर के जी तक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स दी गई है जो कि 6 इन नंबर है। उसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से स्टार्ट होते हैं हमारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो कि जाते हैं। तो इन सब रिस्ट्रिक्शंस को हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पे, जो कि हमें दिया जाता है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। ये रिस्ट्रिक्शन में हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। कितनी चीज़ें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस है जो प्रोवाइडेड है। ये रिस्ट्रिक्शंस देखिए समझाने वाली बात नहीं है ये रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, इन डिटेल अगर इन्हें समझने में जाएं, इन पे कौन से केसेस हुए हैं कि भाई अगर आपने डिसेंसी और मोरालिटी का रिस्ट्रिक्शन लगाया है तो किस चीज़ को हम डिसेंट कहेंगे, किस चीज़ को हम मॉरल कहेंगे, तो इन डिटेल जाए तो ये बहुत ही इन डिटेल जाने वाला टॉपिक है। बट हम इन डिटेल तो नहीं जाएंगे। आपके एग्जाम के लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लर्न होने चाहिए। बार बार पढ़ लीजिए, कर लीजिए, जिस भी प्रकार से आप कर सकते हैं आप इन सब रिस्ट्रिक्शंस को लर्न करते चलिए। जितने भी हमारे 19 क्लॉज 2 से लेकर के क्लॉज 6 तक दिए जाएंगे वो सारे रिस्ट्रिक्शंस आपको पता होने चाहिए, रिस्पेक्टिवली विद द राइट ऑन विच दीज आर अप्लाइड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास आता है आर्टिकल 19 का क्लॉज बी, जिसके अंदर क्लॉज 3 के अंदर हमको रिस्ट्रिक्शन है, 2 ही रिस्ट्रिक्शन है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर। उसके बाद हमारे पास क्लॉज 4 में जो कि हमारी राइट है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उस पर हमें 3 रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर। और जो पुराने 2 थे वो तो है ही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो जा रही है जो है मोरालिटी। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो टर्म है वो बहुत ही लेटर इंक्लूजन है इस क्लॉज में, और वो आया था आपका 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि हुआ था 2011 में, जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड किया गया था। उससे पहले दिस राइट सिंपली सेड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। मूविंग फॉरवर्ड टू the fourth right, which is freedom to move freely throughout the territory of India, the restrictions are provided under clause 5। और आपको एक बात और याद रखनी है कि जो हमारी सब क्लॉज डी की जो राइट है और सब क्लॉज ई की जो राइट है, इन दोनों राइट्स के लिए एक ही सब क्लॉज हमारा जो है रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करता है, वो है 19 सब क्लॉज 5। ये रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है? ये रिस्ट्रिक्शन दोनों में सेम है, तो आपको याद करने के लिए आसानी होगी। ऐसे क्लब कीजिए करिए कि कौन सी चीज़ किस में है, और एक तरह से आप ऐसे क्लब करके याद करेंगे तो आपको अच्छी तरह जो है याद हो जाएगा। तो जो हमारा आर्टिकल का जो क्लॉज 5 है उसके अंदर 2 ही रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं, और वो दोनों राइट्स पे लगते हैं। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, और दूसरा रिस्ट्रिक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी स्केड्यूल्ड ट्राइब। आप कहीं भी जाके रह रहे हैं या आप कहीं भी जाके मूव कर रहे हैं, इन दोनों सिचुएशंस में आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट मेंटेन है, और दूसरी कि आप स्केड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को आप डेरोगेट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। देखिए स्केड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत ही वल्नरेबल ट्राइब्स हैं। अगर कोई भी इंसान कहीं भी जाके रह ले, कहीं भी मूव कर ले, तो ऐसा हो सकता है कि जो इनके प्रोटेक्टेड एरियाज़ है वहाँ पे भी इंसान जाके इंक्लूड होना चाहे। तो इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक डिमार्केशन करना ज़रूरी बन जाता है, एंड हेंस दीज आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। उसके बाद आता है क्लॉज सब क्लॉज 6 की जो हमारी राइट्स है वो ये बात करती है कि जो हमारा राइट है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, उसमें हमको 3 रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड है। सबसे पहला वही इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। सेकंड है कि अगर स्टेट चाहे
तो वो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कुछ पोस्ट के लिए नेसेसरी कर सकती है कि यहाँ पे यही लोग एंट्री पा सकते हैं जिनके पास कुछ प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हैं। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है स्टेट कैन कैरी ऑन एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस टू द एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन्स। कुछ ऐसी ट्रेड, कुछ ऐसा बिजनेस और या कोई भी ऐसी सर्विस स्टेट जो है वो चला सकती है और उसमें वो सिटीजन्स को एक्सक्लूड कर सकती है, होलली कर सकती है कि भाई सारे ही सिटीजन्स एक्सक्लूडेड है, या फिर पार्शली भी कर सकती है। ये भी वैलिड है, ये भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रिस्ट्रिक्शंस स्टेट लगाती है वो रिस्ट्रिक्शंस कैसे होनी चाहिए, वो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ही रीजनेबल होनी चाहिए। और रीजनेबल कब होगी कोई चीज़, जब वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगी, अपने आप में प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होनी चाहिए। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो स्टेट लगा सकती है एंड दैट इज़ कम्प्लीटली वैलिड टू सिक्योर द जनरल इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। और जो बर्डन है, कभी अगर ऐसा टसल आ जाए कि ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा है ये मेरी राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि नहीं, तो ऐसे में जो बर्डन है कि कौन ये प्रूव करेगा कि रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं, वो आ जाता है स्टेट के ऊपर। स्टेट हैज़ टू प्रूव एंड स्टेट हैज़ द ओनर्स ऑफ प्रूफ दैट द रिस्ट्रिक्शन दैट दे आर इम्पोजिंग इज रीजनेबल और नॉट। नाउ लेट्स कम फॉरवर्ड टू इम्पॉर्टेंट केस लॉस। और इम्पॉर्टेंट केस लॉस में सबसे पहले देख लेते हैं रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। कहीं ना कहीं आपका जो ये केस है इसे माना जाता है फाउंडेशनल केस, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो है एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड की गई थी और कहा गया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर ही फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है। और वहीं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई थी। ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और सिग्निफिकेंट केसेस बन जाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के। उसके बाद आ जाता है बेनेट कॉलमैन का केस, जो हमने पिछली हमारी जो वीडियोस हैं उनमें से किसी एक वीडियो में हमने इस केस पे भी चर्चा की थी कि यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दे दिया कि जो न्यूज़ प्रिंट इंपोर्ट की जा रही है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना डिसीजन दिया कि ये जो आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं न्यूज़ प्रिंट को इंपोर्ट करने में, ये भी एक तरह से वायलेट कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। और वहीं पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को फिर से रिकॉग्नाइज किया गया दैट हाउ इम्पॉर्टेंट दिस फंडामेंटल right is, and only reasonable restrictions from the state can infringe upon this right and nothing else। उसके बाद आ जाता है आपका सकल न्यूज़पेपर्स वाला केस। ये भी सेम ही केस है, इसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगेन कहा कि ये भी सरकार जो है वो नहीं कर सकती। तो ऐसे ये जो 4 केसेस है ये आपके आ जाते हैं, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स की ही बात है इनमें और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के सिग्निफिकेंस को बताने वाले ये 4 केसेस हैं। उसके बाद जो आपका ये केस आ जाता है जो कि है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इस केस में क्या किया गया था, रिकॉग्नाइज की गई थी राइट टू एक्सप्रेस दी जेंडर आइडेंटिटी। ओके, उसके बाद आ जाइए अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस पे। 2020 का ये केस है। इस केस में ये हमारा फेमस केस है जब जो कंप्लीट इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया था और वहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप मान लीजिए आप 144 CRPC के अंदर आप शटडाउन कर रहे हैं, आप लोगों को मिलने नहीं देना चाह रहे कि पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो मान लीजिए आप ये कर भी रहे हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ डिसीजन विच curtails फंडामेंटल राइट्स विदाउट एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन विल बी क्लासिफाइड एज डिसप्रपोर्शनेट। देखिए, कोई भी चीज़ प्रोपोर्शनेट कब होती है, जैसे मान लीजिए ये ए चीज़ है और ये क्या है, ये आपका एक्ट है। कोई एक्ट आप कर रहे हैं, कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप लगा रहे हैं किसी पे, कोई रिस्ट्रिक्शन आप लगा रहे हैं, ठीक है, इसे एक्ट ना कह के इसे रिस्ट्रिक्शन कह देते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन आप लगा रहे हैं और ये जो चीज़ है ये है आपका ऑब्जेक्ट इस रिस्ट्रिक्शन को लगाने का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो और हमारा रिस्ट्रिक्शन जो हम लगा रहे हैं वो बहुत बड़ा हो, या फिर हमारा रिस्ट्रिक्शन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा हो और रिस्ट्रिक्शन हमारा बहुत छोटा हो। ऐसा नहीं हो सकता। जो हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेट होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है। तो यही बात इस केस में कही गई। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास ये 3 लास्ट केसेस देख लेते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट, जैसे कि मैंने कहा कि क्लॉज बी के अंदर जो हमारे
पास राइट है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, उसके अंदर राइट टू प्रोटेस्ट की हमें राइट मिलती है। लेकिन हमारे पास ये केस है अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो शाहीन बाग हमारा जो केस चला था 2020 में, उसमें बेसिकली कहा गया कि प्रोटेस्ट अगर आपको करना भी है तो डेमोक्रेटिक मैनर में किया जाए। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो लोग हैं वो रोडों को बिल्कुल ब्लॉक कर लिया था उन्होंने, और पब्लिक प्लेसेस को ब्लॉक कर दिया था, जो भी आने जाने वाले लोग हैं उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इस प्रोटेस्ट के तरीके को सरकार ने कहा कि ये लॉफुल नहीं है, ये डेमोक्रेटिक मैनर में नहीं है। उसके बाद आ जाइए राइट टू वोट पे। राइट टू वोट के अंदर हमारे पास केस आता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ADR, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, 2002 का केस है, जिसके अंदर ये कहा गया था, और ये भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 के अंदर अपनी जगह मेंशन करता है कि जब कोई भी वोटर है वो अपनी राइट टू वोट को एक्सरसाइज कर रहा है, वहाँ पे ये नेसेसरी है कि उसके पास जिस कैंडिडेट को वोट दे रहा है, या कोई भी जितने भी कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, उन सब के बारे नॉलेज होना कि जैसे ये लिखा है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वोटर्स राइट टू नो अबाउट देयर कैंडिडेट्स, नॉलेज होना कि इसकी कितनी, जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसकी क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या कोई क्रिमिनल केसेस हैं जो चल रहे हैं उस पर, इन सब प्रकार की अलग अलग जितनी भी नॉलेज होती है जो एक कैंडिडेचर को पब्लिश करनी ही होती है, वो सब वोटर को पता होना एक फंडामेंटल राइट है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी एक तरह से एक्सप्रेशन है। मैं अपने थॉट्स को ऐसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि मुझे साइलेंट रहना है, मुझे वहाँ पे नहीं बोलना है, तो उस चीज़ को भी फंडामेंटल राइट बोला गया, और बोला गया कि ये आर्टिकल 19 के अंदर इम्प्लिसिट है। और इसका केस है बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1986 का काफ़ी फेमस केस है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी पर्सन को आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो नेशनल एंथम को गाए, अगर उसका ऐसा कोई रिलीजन फेथ है जो उसे कहता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए, दैट इज़ फाइन। लेकिन व्हाट अ सिटीजन हैज़ टू डू इज़ दैट पर्सन शुड स्टैंड रिस्पेक्टफुली व्हेन द नेशनल एंथम इज़ बीइंग प्लेड। इतना भी अगर वो करता है देन इट इज़ फाइन। आप किसी भी इंसान को फोर्स नहीं कर सकते। अगर कोई जेन्युइन रिलीजियस फेथ है जिसके कारण वो नहीं गा रहा है, दैट इज़ ओके। तो फ्रीडम ऑफ साइलेंस को भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया। अगर आपको कोई भी लैंडमार्क जजमेंट्स चाहिए या कोई भी रीसेंट जजमेंट्स के कंपाइलेशन चाहिए, तो आपके पास इन टोटल 6 PDFs प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये जो जजमेंट्स हैं, देखिए अभी हमने कितने सारे इंपॉर्टेंट केसेस को देखा, लेकिन बहुत ब्रीफ में देखा। इन डिटेल आप जानना चाहते हैं इनके बारे, क्योंकि आपका पैसेज जो आएगा वो सिर्फ रेशो पूछ के नहीं रह जाएगा, वो बहुत सी अलग अलग चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो इन डिटेल अगर आपको ये लैंडमार्क सारे जजमेंट्स जो कि 1950 से चलते आ रहे हैं वो चाहिए, या फिर आपको रीसेंट जजमेंट्स चाहिए, या फिर आपको, मैंने पास्ट 10 ईयर्स का कंपाइलेशन किया है रीसेंट जजमेंट्स का, जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो आपको चाहिए, 6 PDFs में है, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। विथ दैट लेट्स कंक्लूड दिस लेक्चर टुडे।